इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरिद्वार में शौर्य दिवस के मौके पर निकाली जा रही बजरंग दल की शोभा यात्रा पर ज्वालापुर क्षेत्र में अचानक पथराव होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आपको बता दें, सैनी आश्रम से शुरू हुई ये यात्रा जैसे ही ज्वालापुर दुर्गा चौक के पास पहुंची, तभी असामाजिक तत्वों ने शोभा यात्रा को निशाना बनाया और पत्थर फेंके। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश आ गया और हरिद्वार के आर्य नगर चौराहे पर बैठकर जोरदार विरोध प्रदर्शन जो है बजरंग दल की तरफ से शुरू कर दिया गया। इससे क्षेत्र में हालात और भी संवेदनशील हो गए हैं। आपको बता दें, प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीमें भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची हैं और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया ने भी साफ आरोप लगाया है कि यात्रा पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा पथराव किया गया है और हरिद्वार में कानून व्यवस्था अब पूरी तरह बिगड़ चुकी है, क्योंकि धार्मिक यात्राओं पर खुलेआम हमला होने लगे हैं। प्रशासन की विफलता को दिखाता है। वहीं एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह मौके पर बताया गया। शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों पर पथराव की जानकारी मिली है। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और वीडियो फुटेज उसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना जाए और शांति व्यवस्था पूरी तरह से बहाल रहे। तो आपको बता दें, हरिद्वार में शौर्य दिवस के अवसर पर यह पथराव जो है वो देखने को मिला। ज्वालापुर में तनाव जो है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। बजरंग दल जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, जिसकी वजह से माहौल जो है पूरी तरह से तनावपूर्ण है। हालांकि प्रशासन की तरफ से सभी कार्रवाई किए जाने के आश्वासन दिए जा रहे हैं। कड़ी निगरानी जो है वो प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है, लेकिन बावजूद उसके बजरंग दल में आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कई बयान भी सामने आ रहे हैं जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय द्वारा पथराव किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं कि खुलेआम धार्मिक प्रोग्राम पर, धार्मिक कार्यक्रमों पर इस तरह से पथराव किए जा रहे हैं, इस तरह से हमला किया जा रहा है। हिंदू आज किस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो अपने धार्मिक कार्यक्रमों में, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी करने के लिए जो है उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यह घटना बता रही है कि कानून व्यवस्था उत्तराखंड में खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड के डीजीपी को इस्तीफा देना चाहिए और इस कार्यक्रम की, इसकी पथराव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और 2 दिन में अगर आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो परसों को आके बजरंग दल उन्हें जवाब देगा जो पथराव करना। बजरंग दल का एक कार्यक्रम था जिसमें 3 रास्तों से, जिसमें एक सिडकुल से सैनी आश्रम की तरफ, एक कनगल की तरफ से और एक इस तरीके से ज्वालापुर की तरफ से लोग सैनी आश्रम की तरफ से आ रहे हैं। तो ज्वालापुर में दुर्गा चौक के पास आपके द्वारा बताया जा रहा है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा पत्थर फेंका गया था जिससे किसी को चोट भी लगी है। तो अभी उसी के संबंध में हमारे द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, उसमें हम मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जिस किसी भी व्यक्ति ने व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया और इस तरीके से पत्थर मारा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और निश्चित रूप से उसको गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शहजाद अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, शोभा यात्रा पर ये जो पथराव हुआ है उसकी प्रारंभिक जानकारी क्या है और ये घटना की शुरुआत कैसे हुई? जी, मैं आपको बता दूं मैडम आपको कि हरिद्वार में जो शौर्य दिवस के मौके पर निकाली जा रही इस बजरंग दल की शोभा यात्रा में ज्वालापुर क्षेत्र में अचानक पथराव होने से माहौल बिगड़ गया था। वहीं सैनी आश्रम से शुरू हुई है यात्रा, जैसे ही ज्वालापुर के दुर्गा चौक के पास पहुंची हुई असामाजिक तत्वों के ने शोभा यात्रा को निशाना बनाया और पत्थर फेंका। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोश में आ गए। वहीं बता दें आपको कि हरिद्वार के आर्य नगर चौराहे पर बैठकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें क्षेत्र में हालात और संवेदनशील हो गया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने में कोशिश की। बिल्कुल शहजाद, इस हमले के पीछे क्या किसी समुदाय के लोगों का हाथ है, इस तरह की कोई जानकारी? जी, आपको बता दूं कि बजरंग दल के जो प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया ने साफ आरोप लगाया है कि यह
की यात्रा मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा पथराव किया गया और हरिद्वार में कानून व्यवस्था अब पूरी तरह बिगड़ चुकी है। और क्योंकि धार्मिक यात्राओं पर खुलेआम जो हमला होने प्रशासन के विकल्प को दिखता है, वहीं एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने मौके पर बताया कि शोभा पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव की जानकारी मिली है। हम मामले के अज्ञात लोगों का मुकदमा दर्ज कर दिया और वीडियो फुटेज आधार पर ही पहचान पूरे आरोपी की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल शहजाद, इस मामले में अभी तक कितने संदिग्धों को चिन्हित किया गया है और क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? जी आपको बता दें, जो एसपी सिटी अभय प्रताप उन्होंने बताया है कि उसमें मुकदमा अज्ञात लोगों के साथ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जैसे ही फोटो जो वीडियो में सामने आया था उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर अभी हालात कैसे हैं? किस तरह से प्रशासन वहां पे संवेदनशील इलाकों को संभाल रही है? जी आपको बता दें कि उस मतलब अज्ञात लोगों का मुकदमा होने के बाद भी वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान आरोपी कड़ी कानून की जाएगी। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना जाए और शांति व्यवस्था पूरी तरह बहाल रहे। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए शहजाद, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था किए जा रहे हैं? जी आपको बता दें, जैसे ही घटना का पता पुलिस प्रशासन को लगा, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद कर रहा वहीं पे और वही विरोध प्रदर्शन करने वाले बजरंग दल कार्यकर्ताओं को रोकने में सफल रहे। शहजाद, अभी क्या कुछ माहौल है? क्या कुछ संदिग्ध जो हैं अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? जी बजरंग दल के जो प्रदेश अध्यक्ष वालिया का साफ कहना है कि 2 दिन के अंदर जो भी व्यवस्था को जिसने भी बिगाड़ी होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। शहजाद, इस मामले को लेकर कोई पॉलिटिकल प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है? जी आपको बता दें, जो बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया उनका साफ कहना है कि मुस्लिम समुदाय तो कुछ लोगों ने पथराव किया है और हरिद्वार में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगाड़ने की कोशिश की है। पुलिस प्रशासन पर क्या कुछ आरोप लग रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से लोगों का प्रदर्शन था उनमें साफ तौर पे ये कहना था कि धार्मिक कार्यक्रमों में इस तरह का पथराव जो है पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। इसको लेकर क्या कुछ? जी अनुज वालिया का कहना है कि जो हमारे हरिद्वार क्षेत्र में जो पुलिस प्रशासन का भी माहौल कोई इस तरह से नहीं रहा कि जो नए जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तुत नवीन सिंचाई तकनीक यानी प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क यानी PIN का अवलोकन किया है। प्रस्तुति में बताया गया कि पारंपरिक नहर आधारित सिंचाई की तुलना में PIN प्रणाली कहीं अधिक कुशल है, जहां दक्षता 35% से बढ़कर 65% तक पहुंच जाती है। वहीं पाइपलाइन आधारित प्रेशर सिस्टम से पानी का अपव्यय भी लगभग समाप्त हो जाता है और भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी न्यूनतम रह जाती है। मध्य प्रदेश में ये तकनीक 13 लाख हेक्टेयर में लागू है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे किसानों को कम पानी में बेहतर सिंचाई सुविधा मिल सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां कान्हा भोरम देव क्षेत्र के 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 6 पुरुष और 4 महिलाएं नक्सली शामिल हैं। इन पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार की ओर से कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आपको बता दें, पुलिस लाइन परिसर में आयोजित पुनर्वास योजना से पुनर्जीवन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नक्सलियों से हिंसा का मार्ग छोड़कर सरकार की पुनर्वास योजना के तहत मुख्यधारा से जुड़ने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि सरकार की गारंटी है। समर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान की प्रति सौंपते हुए शांतिपूर्ण जीवन की राह अपनाने का भी संदेश दिया। तो आत्मसमर्पण करने वाले में 10 लोग जो हैं वो शामिल हैं।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। भोपाल प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार की शाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। आपको बता दें, मुलाकात के दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग, विकास के विभिन्न आयामों और दोनों राज्यों के साझा हितों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा की। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन, प्रशासनिक सहयोग और जनहित जिससे जुड़े कई मुद्दों को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें, ये मुलाकात औपचारिक होने के साथ साथ दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुलाकात के दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, सीएम साय ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। इसके साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग पर भी बातचीत की। द्विपक्षीय सहयोग, विकास को लेकर भी चर्चा किया गया। इस दौरान आपको बता दें, कई अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। आपको बता दें, नाले में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान अंकुश, प्रवीण और कन्हैया के रूप में हुई है। तीनों मासूम नगर मथुरा से राधा कुंड क्षेत्र में एक लग्न सगाई कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। देर रात समारोह से लौटते समय तीनों नाले में गिर गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। सुबह स्थानीय लोगों ने नाले में 3 शव देखे तो पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को बाहर निकलवा लिया है और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये सूचना मिली थी 112 पे कि एक मोटरसाइकिल राधा कुंड जो वो है नाला, उसमें जो है गिर गई है। इस सूचना पर मैं थाना प्रभारी, मैं फोर्स के मौके पर आए। यहाँ आके जानकारी हुई कि मासूम नगर से एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के यहाँ लगन सगाई में सम्मिलित होने के लिए आए थे और उनकी मोटरसाइकिल इसमें गिर गई। हमारे आने से पूर्व ही लोगों ने जो है काफ़ी मेहनत करके उन तीनों को बाहर निकाल लिया था। उन तीनों को यहाँ से उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, 3 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आई है, क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से ये मौत हुई? जी प्रज्ञा, देखिए ये जो है राधा कुंड बाईपास का मामला है, जहां एक लगन सगाई में ये 3 लड़के जा रहे थे। मथुरा के मासूम नगर से लगन सगाई के लिए ये लोग जा रहे थे और राधा कुंड में ये कार्यक्रम होना था। तभी राधा कुंड बाईपास पे एक मोड़ पर जो है बम्बे में ये तीनों लड़के बाइक से चले जाते हैं, क्योंकि अंधेरा था और अंधेरे में ये तीनों लड़के बम्बे में गिर जाते हैं। इतनी स्पीड होने पर ये जो है बम्बे में गिरते हैं तो इनको जो है तीनों की को निकाला जाता है। जब अब पास में ही लोग अलाव जलाकर ताप रहे थे, तभी जो है लोगों ने देखा और इनको बड़ी मशक्कत के बाद में निकाला, लेकिन जब तक इनकी तीनों की मौत हो चुकी थी। ये दर्दनाक हादसा जो है बम्बे में गिरने से हुआ है, क्योंकि ये तीनों लड़के युवा थे। एक की उम्र 18 साल थी, एक की 19 साल और एक की 24 साल की उम्र थी जो है प्रज्ञा। फारूक, ये जो घटना हुई है वजह क्या रही थी? क्या तेज स्पीड था या नाला दिखाई नहीं दिया या उसे ढका नहीं गया था? वजह क्या थी? देखिए, राधा कुंड बाईपास जो है वो उसका निर्माण हुआ है और रात के अंधेरे में कोई लाइट वगैरह ना होने से ये सीधे नाले में चले जाते हैं। एक डीप मोड़ बताया जा रहा है और डीप मोड़ में ये तीनों युवक सीधे नाले में गिरते हैं। ओवर स्पीडिंग भी इसमें हो सकती है और नाले में जब ये गिरते हैं तो ये जो है बम्बा था बड़ा, उस बम्बे में गिरकर जो है इनकी मौत होती है। फारूक, इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया, क्योंकि 3 लोगों की मौत हुई है? जी देखिए, कोई ना कोई विभाग की इसमें जरूर लापरवाही है। यदि बम्बा होता है तो उसकी देखिए रेलिंग लगाना चाहिए या क्रैश बैरियर लगाना चाहिए, क्योंकि जब सड़क का निर्माण होता है और इस तरीके के
बम्बे होते हैं या पुलियां होती हैं, जी। उन पर क्रैश बैरियर लगाया जाता है या कोई खंती होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पे संज्ञान लिया है और उन्होंने इस पर दुख व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों को तत्काल जो है राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल फारूक, क्योंकि सड़क सुरक्षा को लेकर भी ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नाला जो है वो खुला हुआ था, उसे ढकने की जरूरत होती है, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आया है? क्या किसी अधिकारी पर एक्शन लिया जाएगा इस मामले को लेकर? देखिए, अभी ये कल शाम 7 बजे की घटना है और इस पर जो है खुद मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है ये घटना और मुख्यमंत्री जी ने इस पर जो है अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए तुरंत राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। अब इस पर किस विभाग पर क्या कार्रवाई होती है ये अब देखने वाली बात होगी और मुख्यमंत्री जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी इस पर क्या निर्णय लेते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। कौन सा विभाग किसकी लापरवाही इस पर जो है सामने आएगी। फारूक, जिन 3 लोगों की मौत हुई है, क्या वो एक ही परिवार के थे या उनके परिवार के लोगों का मतलब क्या कुछ माहौल है अभी? देखिए, पूरा जो कार्यक्रम था लगन सगाई का मातम में तब्दील हो गया। 3 युवकों की जान एक साथ चली जाना और तीनों चचेरे भाई हैं। ये अपने चचेरी बहन की लगन सगाई लेकर राधा कुंड गए थे, जहां बीच में ये हादसा हो जाता है और तीनों की मौत हो जाती है। बेहद बड़ी और चिंताजनक ये दुर्घटना है और इस दुर्घटना से बिल्कुल फारूक, काफी चिंताजनक ये घटना है, क्योंकि इस तरह से प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये 3 लोगों की मौत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद फारूक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। आपको बता दें, बाबरी मस्जिद विवाद पर कृष्णपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी कांग्रेस को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा। वोट बैंक की राजनीति कर रही है टीएमसी और कांग्रेस। बाबरी मस्जिद न्यू मामले को लेकर ये तीखी टिप्पणी जो है ये सामने आया है। आपको बता दें, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जाना चाहिए। रक्षा और अन्य उत्पादों में भारत की स्वदेशी क्षमता पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए। तो आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज आईएमटी स्थित एक्सपो 2025 का अवलोकन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की पार्टी और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे सिरफिरे लोगों को देश और जनता से कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं जो देश के लिए हानिकारक है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में भारत हर एक क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है। रक्षा सामग्री सहित अधिकांश उत्पाद अब भारत में ही बन रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मोदी सरकार का विजन है कि हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और इसके लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। तो आपको बता दें, बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर कृष्णपाल गुर्जर का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टीएमसी और कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन यानी 6 दिसंबर को कोलकाता में कई जगहों पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही थी, ईंटें ढोए जा रहे थे और इसी मामले को लेकर ये बयान जो है वो सामने। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो आईएमटी एक्सपो हर साल लगाते हैं, आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष हैं प्रमोद राणा जी, ये बहुत ही सराहनीय है। इसमें एक ही छत के नीचे सारे जो उत्पाद हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उस सबको देखने का मौका मिलता है और लोगों को देश में मेक इन इंडिया के तहत जो कुछ हो रहा है उसको भी देखने और समझने का मौका मिलता है। जब से देश की बागडोर आदरणीय मोदी जी के हाथों में आई है, तब से इस सरकार का मेक इन इंडिया पर बहुत फोकस है और इसलिए आप देखेंगे हर क्षेत्र में भारत ने इन 11 सालों में अभूतपूर्व तरक्की की।
जिन उत्पादों के लिए हम दुनिया के देशों पर निर्भर थे, आज वो अधिकतर भारत में बनने लगी। रक्षा की सामग्री आज 70% से अधिक मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनने लगी है। और सिर्फ बनने नहीं लगी है, भारत से रक्षा की सामग्री का दूसरे देशों को निर्यात भी होने लगा है। ये इस सरकार का एक विजन है, आत्मनिर्भर भारत। उसके लिए मोदी सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं। हर क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भर हो, इसकी तरफ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। होमगार्ड डॉक्टर पीवीके प्रसाद जी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री डॉक्टर वी मुरुगेशन जी, संजीव कुमार जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी होमगार्ड्स के हमारे जवान, सभी आज आए हुए यहाँ पर अतिथिगण, सभी हमारे होमगार्ड्स एवं उनके सभी पारिवारिक जन, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए समस्त छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित नौजवान साथियों, मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी का आज इस अवसर पर हमारे होमगार्ड्स के समस्त अधिकारीगणों का, समर्पित जवानों का और सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा आप सभी को आज 63वें होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आप सभी जवानों के हौसले, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भावना को नमन करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज इस अवसर पर आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शानदार रैली परेड अत्यंत ही मनोहारी। परेड में राष्ट्र सेवा के प्रति आपके समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। साथ ही इस परेड में हमारी महिला होमगार्ड्स ने जिस सामंजस्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति दी, वह भी अत्यंत सराहनीय गई। साथियों, राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण यदि कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वो आप जैसे समर्पित जवानों के बीच आकर ही अनुभव होता है। आप सभी कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, जन सेवा के दायित्वों को निभाने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान हमारे होमगार्ड्स के जवान न तो धूप की परवाह करते हैं, न बरसात से उनके हौसले कमजोर पड़ते हैं और न ठंड में उनके हाथ कांपते हैं। वो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से डटे रहते हैं। आज हमारे होमगार्ड केवल यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में भी वे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही 4 धामों के साथ साथ हरिद्वार में स्थापित होमगार्ड्स हेल्प डेस्क देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमें समय समय पर
प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना पड़ता है। मुझे गर्व है कि हमारे होमगार्ड्स के जवान प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी आवश्यकता पड़ने पर त्वरित रूप से घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करने में पूरी तत्परता और समर्पण के साथ जुट जाते हैं। साथियों, आप सभी के हौसले और समर्पण को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने होमगार्ड जवानों के कल्याण और संगठन के उत्थान हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक ओर जहां हमारी सरकार ने पहली बार होमगार्ड जवानों को 12 आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है, वहीं महिला होमगार्ड को प्रसूति अवकाश प्रदान करने की सुविधा भी प्रारंभ की है। इसके अलावा हमने जहां एक और पुलिस कर्मियों और एनडीआरएफ की भांति 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।